नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2014 और 2019 की तरह भाजपा और आरएसएस ये सोच रहे थे कि जो धर्मांधता और बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है वो उनकी नैया पार लगाएगी, एक बार फिर से उनको सत्ता में लेकर आएगी 2024 में भी। लेकिन उसके इस गेम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, मैं कहूँगी पूरी तरीके से एजेंडा ही सेट कर दिया है जो विपक्ष का इंडिया ब्लॉक है। इसमें बिहार सरकार के जरिए जो जाति पर आधारित जातिगत जनगणना के जो आंकड़े रिलीज किए हैं उसमें इस तरह की खलबली मची है कि शायद भाजपा आरएसएस के लोगों ने नहीं सोचा होगा। कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये मंडल बनाम कमंडल की राजनीति है, क्या 90 के दशक में फिर से वापसी है। ये तो बहुत पुराने सवाल हैं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो ये आंकड़े अभी आ रहे हैं जिसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसको 27.12% बताया गया है, अति पिछड़ा वर्ग जो कि बिहार में जिसको इंट्रोडक्शन जिसका किया गया ईबीसी जिसे कहा जाता है 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52 और अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। तो इसमें पिछड़ा वर्ग अगर एक साथ मिला लें तो सीधे तौर पे ये पता चल रहा है कि कैसे बड़ी तादाद, इतनी बड़ी तादाद पिछड़ों की हो रही है। क्या उनकी वाकई हिस्सेदारी इतनी ही है? क्योंकि सवाल ये पैदा हो रहा है कि आंकड़े आने का सीधा मकसद ये है कि जब आंकड़े आते हैं, इसके अलावा अब आर्थिक आधार पर भी आंकड़े आने वाले हैं, ये भी पता चल रहा है बिहार सरकार की ही तरफ से। और इसके बाद ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के कार्यक्रम, हिस्सेदारी, भागीदारी, ये सब सुनिश्चित हो सके। अब आंकड़े आ गए। अब देखिए, धर्म पर आधारित भी देखें, जो जाति आधारित जनगणना है, उसके अलावा धर्म से जुड़े जो आंकड़े हैं, हिंदुओं की तादाद है 81.9 बिहार में, मुसलमानों की तादाद 17.7, ईसाई हैं 0.05, सिख हैं 0.01, बौद्ध हैं 0.08 और जैन हैं 0.0096, यानी बहुत कम तादाद है। तो सीधे तौर पर इन आंकड़ों से क्या मतलब निकाला जाए? जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं भाजपा की तरफ से, वो तो पूरे तरीके से बता रही हैं कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। ये वो तुरुप का पत्ता है जो शायद जिसके बारे में सोचा नहीं था उन्होंने, लेकिन समाज शास्त्र के नज़रिए से, राजनीतिक शास्त्र के नज़रिए से और चुनाव शास्त्र के नज़रिए से भी किस तरह से इन आंकड़ों को देखा जाए, आइए बातचीत करते हैं प्रोफेसर मनोज झा से। मनोज झा जी को मैं बुलाती अगर वो सांसद नहीं भी होते आरजेडी को, क्योंकि सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र को जितना बेहतर आप समझते हैं शायद बहुत कम लोग भारत में ऐसे हैं। लेकिन सवाल आपसे मैं राजनीतिक ही पूछूंगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये पूछा जा रहा है कि ये जो जातिगत जनगणना हुई है, जाहिर है ये तो बहुत पुराना कर्ज है जो अब उतारा जा रहा है, लेकिन इसमें राजनीति कितनी है, ईमानदारी कितनी है? क्या नरेंद्र मोदी को काउंटर करने का अब यही तरीका बचा था? आपने प्रश्न मुझसे किया कि ये काउंटर है हिंदुत्व का। बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। हिंदुत्व से लड़ने के हमारे पास और बहुत सारे वैचारिक उपकरण हैं। इसको अगर मैं सिर्फ उपकरण की तरह बोलूंगा तो मैं एक जो पूरी सबाल्टर्न राजनीति है उनकी उनकी उनका जो सरोकार है उसको कमतर करता हूँ। 31 में आखिरी जनगणना हुई थी देश में जातिगत। उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो जो कुछ बचा उसमें कंटामिनेशन का एलिमेंट बहुत था। डेटा बहुत क्लीन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मंडल कमीशन ने उसी से डेटा निकाला और ये बात कही कि हमें ये करना चाहिए। फिर उसके बाद उस समय चर्चा हुई, फिर लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी ने 2010-11 में यूपीए गवर्नमेंट पे दबाव डाला और वो तैयार हुए और वो आंकड़े आए भी। लेकिन जब 14 में इनकी सरकार बनती है, ठीक आंकड़ों के आने के बाद, तो इन्होंने मेरे सवाल के जवाब और कई और साथियों के सवाल के जवाब में कहा कि आंकड़े करप्ट हो गए हैं। अब करप्शन डेटा को ट्रीट करने वालों में था या करप्शन डेटा में था, यह आज तक इतिहास नहीं जान पाया। फिर 2022 में जून के महीने में तेजस्वी जी नीतीश जी से मिलते हैं, नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने कहा कि आज इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पूरे जाति समूह का आंकड़ा हमारे पास हो, ताकि जो मिथकों में समाज जी रहा है वो ना जी पाए और हमारी नीतियां और नियत उसी अनुरूप हो। नीतीश जी तैयार हुए, प्रतिनिधिमंडल लेकर के दिल्ली आए। प्रधानमंत्री जी मिले, लेकिन उन्होंने सहमति नहीं दी। उसके बाद बिहार सरकार ने अपने खर्चे से ये करवाया पूरा का पूरा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कितनी रुकावट की कोशिश बीजेपी ने की। 28 अगस्त को पहली एफिडेविट आती है, तुषार मेहता खड़े होते हैं और मैं कहूं कि तुषार मेहता प्राइवेट पर्सन नहीं है, वो पीएमओ के इशारे के बगैर
एक कदम अपना नहीं ले सकते हैं, नॉर्मल मॉर्निंग वॉक भी नहीं। अब जब अप्रोर हुआ तो दूसरा एफिडेविट आया, उसने कहा कि 5वां पैराग्राफ गलती से आ गया था। आप समझ सकती हैं आरिफा जी, सरकार में इतने बड़े स्तर पर कोई चीज गलती से नहीं आती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड इनएडवर्टेंट। तो डिलिबरेट प्लॉय था इसको किसी तरह रोका जाए। मुझे पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी इन आंकड़ों से डरते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जिंदा दस्तावेज है। अब ये आंकड़े बाहर आ चुके हैं, ये अपना हक मांगेंगे, ये सवाल पूछेंगे कि छोटी तस्वीर बड़ी क्यों दिखाई गई और बड़ी तस्वीरों को डिलिबरेटली छोटा क्यों किया गया, क्यों एक धुंध की चादर में धर्म के नाम पर जातियों को उनके हकों से, हकूक से महरूम किया गया। अब ये सवाल हम नहीं पूछेंगे आरफा जी, अब ये सवाल वो आंकड़े पूछेंगे, और वो डेड डेटा नहीं है, वो जिंदा आंकड़े हैं। जिंदा आंकड़े हैं। बड़ी बेहतरीन तरीके से आपने कहा कि आंकड़े खुद सवाल पूछेंगे, लेकिन आंकड़ा तो ये भी है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बीजेपी कह रही है कि हम विपक्ष के मुंह पर देकर मारेंगे, वो ये कि ओबीसी को इससे बड़ा इंसाफ और क्या मिलेगा कि ओबीसी की, क्योंकि पूरी जंग उसी के इर्द गिर्द ये नज़र आ रही है कि चुनावी जो पूरी राजनीति है अब अगड़ा बनाम पिछड़े के इर्द गिर्द घूम जाएगी। मंडल बनाम कमंडल ना भी कहें तो अगड़ा पिछड़ा तो है ही। वो कहेंगे हमने प्रधानमंत्री दे दिया आपको जो कि पिछड़े वर्ग से आता है, हमने आपको राष्ट्रपति दे दिया जो कि कभी नहीं बनाया किसी भी सेक्युलर या फिर तथाकथित जो सोशल जस्टिस पार्टीज थी, उन्होंने किसी भी एक महिला को, एक ट्राइबल औरत को राष्ट्रपति बना दिया। अब ये आंकड़े क्या करेंगे? आरफा जी, मैं एक बताऊं एक बात, जो राजनीति में जो मौलिक परिवर्तन हुआ, मैं 2 अक्टूबर को पटना में था, गांधी जयंती के दिन, और ये ऐतिहासिक क्षण में मैं गवाह भी था। उस दिन शाम से लेकर देर रात तक पूरे बिहार में ये आंकड़े पहुंच गए थे। हर कोई नंबर देख रहा था और देख रहा था मैं कहां हूं, हम कहां हैं। इसमें सिंबॉलिज्म नहीं चलता है आरफा जी। एक पिछड़े प्रधानमंत्री, हालांकि उनका पिछड़ा होना प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने जाना, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमने कभी नहीं जाना। खैर, मैं उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, डिग्री को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रियल टाइम पॉलिटिक्स में रियल टाइम डेटा देखा जाता है, रियल टाइम चीजें आंकी जाती है कि मैं कहां हूं, विश्वविद्यालयों में हूं, न्यायालयों में हूं, सरकारी संस्थाओं में हूं। अगर मैं नहीं हूं तो ये मुझे चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी रैटल्ड है, मैं उनकी जुबान सुन रहा हूं 2 दिन से, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे डील किया जाए। मैं तो सिर्फ उनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप गले लगाइए इन आंकड़ों को, स्वागत करिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी जुबान से कोई वो बात बहुत बुरी लगती है जब आप रिडिक्यूल करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कह दिया गरीबी की कोई जात नहीं होती है। मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, ये बड़ा शायराना लगता है, कविता जैसी लगती है, लेकिन ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि लेकिन जब लैडर, एक सेकंड आरफा जी, लेट मी फिनिश। ये जो लैडर में नीचे जाते हैं, जातिगत सीढ़ी में नीचे जाते हैं, लोअर वी गो हायर इज द प्रिविलेंस ऑफ पॉवर्टी एंड पावरलेसनेस, अपर वी गो, अपर स्ट्रीम लेसर इज द प्रिविलेंस। तो जाति और गरीबी का रिश्ता प्रधानमंत्री जी को फिर से समझने की जरूरत है। आवश्यकता हो तो किसी समाजशास्त्र के बेहतर व्यक्ति से बात कर लें। लेकिन एक और पेच जो उन्होंने दे दिया, जो घुमा दिया इस पूरी बात को, जो कहा जाता है जितनी आबादी उतना हक, आज देखिए अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो खुद जो माइनॉरिटी क्वेश्चन से भागे रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या इस पे कहा जा रहा है, क्या विपक्ष या बिहार की सरकार ये कहना चाहती है कि माइनॉरिटी का हक दबाया जाएगा, कि संख्या जितनी होगी उतना ज्यादा हक होगा? इसको कहते हैं कि सोए हुए को तो आप जगा सकते हैं, जगे हुए को जगाने की कोई पद्धति नहीं है। आजकल प्रधानमंत्री जी का भाषण जो कोई लिख रहा है, मैं समझता हूं वो प्रतिपक्ष का काम ज्यादा कर रहा है, हम लोगों से ज्यादा प्रधानमंत्री जी को एक्सपोज कर रहा है। इतनी बेसिक समझ नहीं। जब हम आबादी और हक की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के जो एक पॉलिटिकल आइडिया है उसकी बात कर रहे हैं। आप इसको जो मेजॉरिटेरियनिज्म में, जैसे कांग्रेस के एक साथी ने कल ट्वीट किया और डिलीट किया, तो मेजॉरिटेरियनिज्म समझना होगा प्रधानमंत्री जी को। तो मैं तो कहूंगा आइए जर्मनी की सैर करें, 3रे दशक में और 4थे दशक में मेजॉरिटेरियनिज्म समझ में आता। मुसोलिनी को पढ़ें, मेजॉरिटेरियनिज्म समझ में आता। यहां मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है, यहां सीधी सी बात है जो राम मनोहर लोहिया कहते थे, पिछड़े पावे 100 में 60। और आज जो हकीकत है कि 85% की आबादी लगभग अनप्रिविलेज्ड,
तो ये मैं आपको आपके माध्यम से कहूँ, ये लड़ाई वस्तुतः प्रिविलेज बनाम अनप्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड की है। आपकी बात से इसका कोई और नाम मैं नहीं। आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस बात को आप कह रहे हैं कि आप बिहार में थे, वहां आपने देखा सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्निंग हुई, पहली बार अधिकारों को लेकर बातचीत हुई, हिस्सेदारी को लेकर। पिछले 10 साल में मैंने नहीं सुना कि इतनी ज़्यादा बातचीत हुई हो हिस्सेदारी को लेकर, पार्टिसिपेशन को लेकर, जो कि जाहिर की बात है कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारे पास संसाधन हैं उनकी बराबर का बंटवारा उनका होना चाहिए। यही तो एक लोकतंत्र है। लेकिन मनोज झा जी, मुझे बताइए कि आपको जो आंकड़े आए उनमें से कौन सा ऐसा आंकड़ा था जिसने आपको चौंकाया, जो आपको पहले से नहीं मालूम था? देखिए, मैं कहूंगा कि हम सब, पूरा समाज मिथकों में जी रहा था। हम सोचते थे कि इतने सांसद चुने जाते हैं फलानी जाति की तो उनकी आबादी बहुत होगी, लेकिन जब उन आंकड़ों को देखा, हमने देखा कि सीधा ताल्लुक उससे नहीं है। और चूंकि सीधा ताल्लुक नहीं है, तो चौंकने से ज्यादा इस हकीकत से हम प्रसन्न हुए, क्योंकि मैं कल से कह रहा हूं और बार बार अपने दल के मेरे नेता ने, तेजस्वी जी ने भी कहा, लालू जी ने कहा कि बहुजन वंचितों को न्याय सुनिश्चित करने का मतलब किसी के प्रति अन्याय करना नहीं है। क्योंकि मीडिया का एक वर्ग बाइनरी चला रहा था, इसके साथ न्याय होगा तो हमारे वाले के साथ अन्याय हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं होता है। इस तरह के बहुत फिबल आर्ग्यूमेंट ब्लैक जो सिविल राइट्स मूवमेंट था उसमें भी दिया जा रहा था अमेरिका में। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो समाज का संतुलन थोड़ी देर के लिए अस्थिर होता है, लेकिन फिर वो हायर इक्विलिब्रियम में चला जाता है, जो समाज को एक बेहतर समाज, एक संवेदनशील समाज, एक ऐसा समाज जो प्रतिगामी सोच में नहीं है, वो प्रगतिशील सोच के साथ है, उस समाज में तब्दील करता है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को भी यही विजन रखना चाहिए, और अभी भी वो मौका है अपने इसी टेन्योर में वो तय करें कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करें। मनोज झा जी, इसके अलावा सवाल, जितने जवाब आए हैं इस पूरी मतगणना से, उससे ज़्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं। ट्विटर पर एक बड़ी बहस छिड़ रही है। वो लोग जो कि सामाजिक न्याय में यकीन रखते हैं, अब नई तरह के वो कोण ढूंढ रहे हैं, नए रास्ते निकालना चाहते हैं। एक ट्वीट मैंने पढ़ा कि क्यों ना इस बात पर भी एक एक सर्वे हो जाए कि किसके पास कितनी ज़मीन है। तो फिर ये बात ये हुई, और देखिए वो लोग जो कि जो ज़मीन रहित रहे, और वो लोग जो कि एक जनरेशन से दूसरी और तीसरी जनरेशन लगातार अपने प्रिविलेज को, अपने इस फ़ायदे को, विशेषाधिकार को ट्रांसफ़र करते रहते हैं बिना कोई कीमत अदा किए हुए। तो बात तो जब निकली है तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर ये भी नहीं, बहुत देखिए, और अरफा जी वो दूर तक जानी भी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आंकड़े बोतल में बंद थे, बोतल से वो जिन्न बाहर निकला है। वो सवाल पूछेगा और उस सवाल का जवाब हमें देना होगा। मैंने सदन में भी कहा था कि हम सबको अपने अपने प्रिविलेज को क्वेश्चन करना चाहिए, और इसमें कोई, इससे किसी को कोई क्षति नहीं होगी। अगर कोई भी, इवन जो सपोजिटली अगड़ा समाज है, वो अपने प्रिविलेज को क्वेश्चन करे कि मैं यहां तक पहुंचा हूं, उसके पीछे मेरी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि है। मैंने अपना उदाहरण देके कई दफा कहा है, मेरे पेरेंट्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दोनों, मैं थर्ड जनरेशन लर्नर था अपने घर में, और मेरे मुकाबले अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर है और वो असफल होता है, तो जाहिर तौर पर मेरी प्रिविलेज ने मुझको ये मौका दिया। तो इस तरह के सवाल करने से ना ऐसा होता है कि आप एक बेहतर इंसान के रूप में इवॉल्व करते हैं। बेहतर इंसान बनने के लिए मैं समझता हूं पूजा पाठ, नमाज उमाज से ज्यादा आवश्यकता ये बात है कि हम अपने दायरे को कितना विस्तृत फलक देते हैं। और रही बात जमीन, ये सारी चीजें अभी आने वाले दिनों में संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है, 1-1.5 महीने में इसका सामाजिक आर्थिक पहलू भी आपके समक्ष होगा, सार्वजनिक हो जाएगा। आर्थिक पहलू यानी कि यानी कि बाकी नौकरी कौन सी है, आपकी आमदनी कितनी है, जमीन कितनी है, वगैरह वगैरह। जी हाँ, और आपने बहुत शानदार बात कही है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि आखिर इन आंकड़ों के बाहर आ जाने से किसके साथ कितना इंसाफ और कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, असुविधा किसको होनी चाहिए। आखिर वो जो किले बने हुए हैं सोने और चांदी के, अगर वो नहीं ढहेंगे तो अशरफियाँ जो नीचे के लोग हैं आखिर उन तक कैसे बटेंगी। अच्छी बात है आपकी। लेकिन अब अगले 2 पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा अच्छा बेहतरीन उन्होंने जो एडिटोरियल लिखा, उसमें ये था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये आंकड़े आए, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या
ये आंकड़े जाति के आधार पर बंटवारे के लिए इस्तेमाल होंगे, या फिर ये जो पिछड़ा तबका है उनके पास ज़्यादा अवसर और ज़्यादा उनका हिस्सा मिले, इसके लिए इस्तेमाल होंगे? ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? मैंने एडिटोरियल पढ़ा और मैं चूंकि इंडियन एक्सप्रेस का कॉलमनिस्ट भी हूँ, लिखता रहता हूँ अक्सर। थोड़ा मुझको लगा कि चिंता थोड़ी नाजायज सी लगी मुझको, क्योंकि अच्छा। मुझे याद है कि 90 के दशक में, चलो मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, जब लैंड रिफॉर्म की कोशिश हुई थी कई राज्यों में, तो इसी तरह के सवाल थे कि ये तो समाज में झगड़ा होगा, हिंसा होगी, आग लगेगा। फिर 90 के दशक में मंडल कमीशन ने जातिवाद को जन्म दिया। ये देखिए, ये थोड़ा-सा हमारे दोहरे चरित्र को बताता है। जातिवाद तो इस देश के एक व्यापक हिस्से में पसरा हुआ है। जाति के आधार पर पूजा पद्धति तय है। जाति के आधार पर यह तय है कि सीवर में उतर के मरेगा कौन, उसकी जाति तय है। जाति के आधार पर विश्वविद्यालयों में लगभग जगह तय है। जाति के आधार पर न्यायालयों में जगह तय है। तो मैं सिर्फ इतना कह, और मीडिया में मैं कैसे भूल सकता हूँ, मीडिया में। तो मेरा ये मानना है कि जातिवाद को खत्म करना है ना, तो इनको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, इन संस्थानों को। आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों से डरता वही समाज है जो स्टेटस को बना के रखता है। 90 में भी चर्निंग हुई, लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि एक इक्विलिब्रियम थोड़ा खत्म होता है तो हायर इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं बेहतर संतुलन, समाज में स्थापित होता है। और यकीन के साथ कहूं, पेगी मैकिन्टॉश वगैरह को देखिए, ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट में भी इसी तरह की आशंका थी। कुछ नहीं, एक संतुलित समाज के रूप में अमेरिका ने चंद कदम उठाए हैं, हमने भी उठाए हैं, लेकिन हमें अभी कई कदम और उठाने हैं। जाति और पेशे का संबंध भी पूरी तरह टूटा नहीं है। ये सारे जो हमारे मानक रहे हैं बीते वर्षों में, शायद हजारों वर्ष से, उन मानकों को खत्म करना होगा। लेकिन इसके अलावा जो लोग इस बात के विरोध में हैं कि जो पहचान की राजनीति है वो कितना फ़ायदा उन लोगों को देती है जो पहचान के मामले में जिनके पास विशेषाधिकार नहीं है, इसमें दो तरह के खंड हैं, दो तरह का बंटवारा है। एक वो लोग हैं जो ये समझते हैं, आपकी तरह के लोग जो ये समझते हैं कि आंकड़ों से डरना नहीं चाहिए, इससे ये पता चलता है कि इसके पास कितनी हिस्सेदारी है। मैं भी इस बात में यकीन रखती हूँ कि आखिर जो लोग निचले पायदान पे खड़े हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये आंकड़े ज़रूरी हैं, और इसलिए वो लोग जो कि सत्ता के ऊपर, हर तरह की सत्ता, उसके ऊपर एक मठाधीश बन के बैठे हैं, उनको डर लगता है। लेकिन एक दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, वेल इंटेंशनड लोग, जो ये समझते हैं कि ये वो वक्त है जबकि पहचान की राजनीति में जो पहचान है उसको उभारना नहीं बल्कि उसको दबाना ज़रूरी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये महसूस करें कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम उच्च जाति के हैं, हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं या हम दलित हैं, बल्कि इन पहचानों को उभारने के बजाय इनको छिपा देना, सप्रेस करना ज़्यादा अच्छा है। एक थॉट ये भी है। देखिए आरफा जी, मैं समझता हूँ कि आइडेंटिटी को लेकर के जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो बहुत संकीर्ण दायरे में आइडेंटिटी को देखते हैं। मेरा मानना है कि आइडेंटिटी का एक मल्टीपल लेयर होता है आरफा जी। उस लेयर में एक पहली लेयर मेरी ये है कि मेरा एक सरनेम है, मैं एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ। आइडेंटिटी के मैं 2-3 ही उदाहरण लिए, मैं मेल हूँ। बहुत सारे लेयर्स मिल करके मेरे प्रिविलेज को बड़ा कर देते हैं। तो इसको मैं समझता हूं कि ये उसमें एक आइडेंटिटी मेरी और एक सबाल्टर्न की आइडेंटिटी एक ही पायदान पे नहीं रखी जा सकती, कि बराबर नहीं कर सकते हैं कि एक दलित जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर बन के गांव से शहर की ओर रुख करता है, उसका आइडेंटिटी असर्शन और मेरा आइडेंटिटी असर्शन अगर एक चश्मे से देखा जाएगा तो ये नाइंसाफी होगी। बल्कि बल्कि इसका मतलब होगा कि मुझसे सवाल पूछने में लोग कतराते हैं, सवाल उससे ज्यादा पूछते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि ये किसी भी समाज का एक ट्रांजिटरी फेज होता है और उस फेज में ये चीजें होनी जरूरी हैं। ये आइडेंटिटी में दो तरह के तत्व होते हैं, एक होती है प्रोग्रेसिव, एक होती है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, ये दोनों आइडेंटिटी का दोनों इस्तेमाल हो सकता है। जब हम आइडेंटिटी असर्शन की हम लोग बात करें तो हम एक प्रोग्रेसिव नजरिए से इसको देखने की कोशिश करें। अगर हम हिंदू भी हैं, क्या हम महात्मा गांधी की तरह के हिंदू हैं या नहीं, ये देखना। अगर हम मुसलमान हैं, क्या मौलाना आजाद की सोच के साथ हैं या नहीं, ये सवाल हर व्यक्ति को
सामूहिकता में भी पूछना है और अपने व्यक्तिगत दायरे में भी। और अगर एक बार ये प्रक्रिया चलेगी तो मैं समझता हूं कि ये सब कुछ जो सवाल है, अधिकांश इनमें से जो सवाल लोग मीडिया में या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, वो मूलतः इन आंकड़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जी हाँ। उनको, अ, वो कहते हैं ब ना कि जी हाँ, शौक़-ए लेकिन दीदार है तो इंडिया नज़र अलायंस पैदा, में खासकर कांग्रेस तो पार्टी का जो नज़र रुख पैदा बदलता हुआ करना। नजर आ रहा है, जिस तरह से हाई पिच में राहुल गांधी ने ओबीसी के सवाल को उठाया, ऐसा लगता है कि एक सर्वसम्मति बन रही है, एक सर्व सहमति भी बन रही है एक इंडिया अलायंस में कि हाँ ठीक है, कमंडल का मुकाबला हम मंडल से करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत तगड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि पिछले 10 साल में, उससे पहले आरएसएस ने जो काम किया वो तो किया ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के अंडर जो बीजेपी पनप रही है और जो आगे बढ़ रही है, उसने पूरा जो ये बैकवर्ड कम्युनिटी है उसका जिस तरीके से सेंसिटाइजेशन या भगवाकरण या जो हिंदूकरण किया है, अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब जो मंडल की राजनीति है वो बहुत पीछे छूट चुकी है, कमंडल उस पर हावी है। क्योंकि मैं ये नहीं मान सकती कि आरजेडी एक पॉलिटिकल पार्टी या जो बिहार सरकार है वो बिना किसी चुनावी मकसद के, इस आपके कहने के बावजूद कि इसको लोअर करके आंकना होगा, उसके बावजूद भी इसका चुनावी मकसद जरूर होगा 6 महीने पहले मैं लॉन्च करने के। इसको इसका एक इसका इतिहास चुनावी मकसद जरूर होगा मैं इसको इसका एक ऐतिहासिक आपको संदर्भ दूं। मैंने अपनी पीएचडी की है भागलपुर के दंगों पे, और थोड़ा बहुत गुजरात का भी इनपुट रहा। मैं आपको कहूं कि जब 90 को मैं देख रहा था आर्काइव में जाकर के, पीएचडी तो 99 2000 में की, आर्काइव में मैंने देखा कि कई सारी पिछड़ी जातियां उस वक्त विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह में एक्टिव की गई थी डेलिबरेटली। मंडल कमीशन आया, चीजें पूरी बदल गई। बीजेपी को फिर बहुत वर्ष लगे ये संस्कृताइजेशन और सैफ्रोनाइजेशन करने में। तो मैं ये कहता हूं कि कई सारे हिस्टोरिक मोमेंट ऐसे होते हैं, किसी को पता था कि जब ये आंकड़े आएंगे तो बहस किस दिशा में जाएगी। आज बहस की दिशा स्पष्ट है, अनुप्रिया पटेल को बोलना पड़ रहा है, वो एनडीए की बहुत स्ट्रांग एलाई है, उनको बोलना पड़ रहा है। मुझे बीजेपी के कई सांसदों ने फोन किया और कहा कि ये आना जरूरी था। अब हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज का एक एक्सपायरी होता है। संभवतः धर्म की धुंध की चादर में, बल्कि अंध धार्मिकता की धुंध की चादर में राजनीति को जैसे बना दिया गया था ना, वो राजनीति अवसान की ओर है। अब राइट्स की बात होगी। अब ये नहीं होगा कि हमारे इतने ओबीसी एमपी हैं तो, लेकिन कभी आपने उनसे पूछा है कि जातिगत जनगणना पे उनका रुख क्या है? मैं तो कल भी कहा कि प्रधानमंत्री जी एक बैलेट बॉक्स रख दें पार्लियामेंट में और एनोनिमस कमेंट ले लें। 90% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 80% कम से कम, दे विल बी इन फेवर ऑफ ऑल इंडिया कास्ट सेंसस। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका जन्म हुआ है इन आंकड़ों के बाद, और ये बहुत मोमेंटम दिलचस्प गेन आपने कर बात रहा कही है। है। एक बार फिर से इस बात को दर्शकों को मैं दोहरा देती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो एक अगड़ों की पार्टी मानी जाती रही, जिसका चेहरा इस तरह का है, कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, बीजेपी के अंदर ही, विद इन द बीजेपी, जो पिछड़े नेता हैं और सांसद हैं, उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि भाई बीजेपी शासित नहीं बल्कि ऑपोजिशन शासित एक राज्य ने इस तरह के आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बीजेपी के अंदर ही एक तरह की एक नई होड़ या एक तरह की एक नई बहस या पिछड़ों को एक नई आवाज मिलेगी। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात बहुत दिलचस्प है। मुझे बताइए अब मनोज झा जी, अब एक मैं आप राजनीतिज्ञ के तरीके से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक समाजशास्त्री के नज़रिए से नहीं, कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र आपका जो इंडिया ब्लॉक है या आपकी जो पार्टी है वो क्या हासिल करना चाहती है इन आंकड़ों के ज़रिए? आप किस तरह की बहस, किस तरह की चुनावी संघर्ष की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अर्पा जी, मैं समझता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी बहुत खुश हुए जब कांग्रेस का जो एक तेवर आया, और काफी क्लियर तेवर आया। राहुल जी ने कहा कि हिंदुस्तान को एक्सरे चाहिए। ये एक्सरे का प्रतीक काफी कुछ कहता है, और वो प्रतीक ये भी कहता है ना सिर्फ कि कौन सा अंग कहाँ है, बल्कि ये भी कहता है कि कौन से अंग की हालत कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। ये एक्सरे बता देता है। मैं समझता हूं कि मैं अभी भी कहूंगा कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे को, ये मुद्दा लोगों तक और पहुंचे, और
राजनीति का चरित्र बदले, राजनीति रिप्रेजेंटेशन मांगे, राइट्स मांगे, रिग्रेशन के पक्ष में ना हो। हम बीते 10 वर्षों में एक उल्टे पांव की यात्रा पे निकल पड़े थे और अक्सर आप देख लीजिए मीडिया नैरेटिव या जो भी हो, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, नफरत, वैमनस्यता, इन आंकड़ों ने नफरत नहीं फैलाई है। जो भी वो उसके शिकार हो रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम है। इन आंकड़ों ने ये नहीं कहा मैं बाहर निकलूंगा तो झगड़ा करूंगा तुमसे, कतई नहीं। ये आंकड़े अधिकार की बात कर रहे हैं और वो बात बदस्तूर जारी रहेगी चुनाव के पश्चात भी, जब तक इसके बारे में ठोस निर्णय ना लिया जा सके। बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल कि जब पिछड़े एकजुट होंगे तो क्या ये खौफ नहीं कि अगड़े भी एकजुट हो जाएंगे और ज़्यादा फियर्सली भाजपा के पक्ष में आ जाएंगे कि देखिए फिर से वही मंडल की राजनीति शुरू हो गई, तो हम एक साथ अपना एक सुरक्षित जो स्थान है वो ग्रहण कर लें? नहीं, जेपी कौन थे? अगड़ा थे ना। राम मनोहर लोहिया कौन थे? अगड़े थे ना। देखिए, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है, फर्क इस यदि बात से पड़ता है कि आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग क्या है। क्या आप अपने को, जिसको कहते हैं कि अपने अंदर इनकलकेशन चाहते हैं कि नहीं। और मेरा विश्वास है कि ना सिर्फ पिछड़े दलित बल्कि अगड़ों के अंदर भी जिनको लगता है कि राजनीति संविधान सम्मत हो, प्रगतिशील हो, वो भी एक बार अपने अपने सरोकारों के आलोक में इस धारा को ज्वाइन करेंगे, इस धारा के पक्ष में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह बिल्कुल महफिल लूट लेने वाले शख्स हैं आप, और आज भी मैं कहूँगी अपने तमाम जो आपकी दलीलें थीं उन सब से आपने उन लोगों को भी ज़रूर शांत किया होगा जो आलोचक थे इस बात के कि इस तरह से जातिगत जनगणना कहीं फिर से भारत को पिछड़े दौर में न ले जा रही हो, कि पैर पकड़ के फिर से वापस पहचान के दौर में, जबकि हम एक विकसित देश आगे बढ़ना चाहते हैं तमाम तरह की पहचानों को भूल जाने के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर मनोज झा।